इतना बड़ा पुल गिर जाता है 1800 करोड़ का। कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन 1800 करोड़ रुपए ये जनता का पूंजी था ना, जनता का भेजा हुआ टैक्स था ना, कैसे गड़बड़ा जाता है। हम लोग देखते थे बिहार के अंदर बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को लूटा गया था। कोई तो कारण है ना कि 30 अप्रैल 2022 को जब ये पुल गिरा, उस वक्त भी प्रत्यय अमृत इस विभाग के मुखिया है, और आज जब दूसरी बार गिरा तब भी यही मुखिया है। अगर हमारा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है और सुल्तानगंज जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल से अगवानी को जोड़ना और 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर हो जाए, इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में 1800 करोड़ का एक निर्माणाधीन पुल टूट गया। बहुत सारी इसमें विशेषताएं हैं। इसमें अगर आप ध्यान से समझिएगा तो ये पुल पहली बार नहीं टूटा है, ये दूसरी बार टूटा है। कई बार इस पुल के पाए ध्वस्त हुए हैं, कई बार सरकार ने खुद पाए तोड़वाए हैं। अब खबर आ रही है कि इस पुल के टूटने की वजह से सरकार की जो फजीहत हुई है उस पर एक्शन लेते हुए सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है कानूनी। जो कंपनी इन्वॉल्व है उस पर भी कार्रवाई होगी, जो लोग इसके पैरोकार बने हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाजपा, नीतीश कुमार के विरोधी बिहार में पार्टियां जितनी हैं वो सारे आरोप लगा रही हैं कि एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हुआ है। कोई कह रहा है कि ब्यूरोक्रेट प्रत्यय अमृत इसके पीछे हैं, कोई कह रहा है कि कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार और उनके करीबी लोग लगातार नियमों में फेरबदल करते रहे हैं। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राहुल कुमार जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं और प्रदेश प्रवक्ता हैं आरएलजेडी में। उपेंद्र कुशवाहा की जो नई पार्टी बनी है उसमें पूर्व में आप लोगों ने देखा था किस तरीके से बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी थी बिहार के समसामयिक राजनीतिक हालातों पर। सबसे पहले शुरुआत तो राहुल भाई इसी बात से करनी होगी। इतना बड़ा पुल गिर जाता है 1800 करोड़ का। कहने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन 1800 करोड़ रुपए ये जनता का पूंजी था ना, जनता का भेजा हुआ टैक्स था ना, कैसे गड़बड़ा जाता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार की राजनीति को आज की तारीख में आप भ्रष्टाचार से अलग नहीं कर सकता जी। एक दौर था जब 90 के बाद 94 के आसपास से चीज़ें बिहार के अंदर गड़बड़ होने लगी थी और 2005 जाते जाते बिल्कुल एकदम बुरे दौर में बिहार पहुंच गया था। उस समय हम लोग देखते थे, हम लोग युवा हो रहे थे तो हम लोग देखते थे बिहार के अंदर बैरिकेडिंग लगा करके लोगों को लूटा गया था, अपहरण और दूसरी चीज़ें हो रही थी। नीतीश कुमार जी ने इसका तरीका बदला। राजनीति में उन्होंने क्या किया कि बीच से कार्यकर्ताओं को हटा दिया और अफसरों को लेकर के उन्होंने बिहार के अंदर बहुत सारा काम किया। बिल्कुल, और उसके अंदर आपको ये दिखाई पड़ा होगा कि बहुत सारा काम हुआ भी, जैसे सड़कों में काम हुआ, बिजली को लेकर के काफी काम हुआ, शुरुआती स्तर पर हॉस्पिटल के अंदर भी बहुत सारा काम हुआ। तो उस वक्त ये लगा था कि ये जो अफसर हैं ये बहुत अच्छा नीतीश जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की मंशा कहीं और थी। मंशा ये थी कि जो लालू जी जिस तरह से बैरिकेडिंग लगा करके बिहार को लूटने का काम किया, वो ये इन्होंने अधिकारियों को लगा करके लूटने का काम किया। नीतीश कुमार ने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। बिल्कुल, आप देखिए, जिस पुल के आप मान लीजिए कि आप एक संपादक हैं, मैंने मीडिया हाउसेज में भी काम किया है, मैंने बहुत जगहों पे काम किया है। अगर कोई एक गलती हो जाती है तो उस संपादक को शो कॉज नोटिस ऊपर मैनेजमेंट पूछता है और उसको जवाब देना पड़ता है। और लगता है कि अगर कहीं गलती इस संपादक की तरफ से भी हुई है तो उनको बैक ट्रैक रखा जाता है, साइड में बिठाया जाता है या हटा दिया जाता है या उसकी जिम्मेवारी तय की जाती है। लेकिन इस विभाग के जो प्रत्यय अमृत जो प्रधान सचिव हैं, पिछले 7-8 साल से लगातार वो पथ निर्माण विभाग की जिम्मेवारी उन्हीं के पास है। तो जिस ब्यूरोक्रेसी को हम कह रहे हैं, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई पड़ती है कि जब 30 अप्रैल, देखिए मेरे पास कोई फैक्ट्स नहीं है, लेकिन जो परसेप्शन है घटनाएं उसको समझना पड़ेगा। कोई तो कारण है ना कि 30 अप्रैल 2022 को जब ये पुल गिरा, उस वक्त भी प्रत्यय अमृत इस विभाग के मुखिया है, और आज जब दूसरी बार गिरा तब भी यही मुखिया है। जांच की जिम्मेवारी इन्हीं की है। जब प्रथम बार जब पीसी करने के लिए जब डिप्टी सीएम तेजस्वी जी आते हैं तो प्रत्यय अमृत बगल में होता है और वो कहते हैं कि ये कुछ टेक्निकल फॉल्ट है डिजाइन में, डिजाइन में कुछ गड़बड़ी है। आईआईटी रुड़की ने इसको लेकर के, सिविल को लेकर के आईआईटी रुड़की का अपना एक है, उसने अपना दिया था कि भाई ये रिपोर्ट है कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ियां हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार जी पाक साफ हैं तो प्रत्यय अमृत की भूमिका पर क्यों नहीं कोई जांच हुई? पूरे विभाग के अधिकारियों पर क्यों नहीं कोई जांच हुई?
आपने अपनी इंट्रो में आपने बात कही है कि कई सारे पुल जो सुपर स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा था, पाया अलग अलग तोड़ा जा रहा था, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? कंपनी पर क्या कार्रवाई हुई? सिंगला पर जो एसपी सिंगला जो कंपनी है उस पर क्या कार्रवाई हुई? इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे कलेक्टिवली तो आपको उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है कि कहीं न कहीं एक नेक्सस जो पॉलिटिकल और अधिकारियों का जो एक करप्शन का जो नेक्सस है वो सामने दिखाई पड़ता है। इसके पक्ष में एक और भी चीज़ है कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और 8 साल में इसकी डेडलाइन 8 बार बढ़ाई जाती है। अगर हमारा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है और सुल्तानगंज जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल से अगवानी को जोड़ना और 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर हो जाए, इस बड़े सपने को पूरा करने के लिए 30 किलोमीटर की दूरी पर लाखों लोग प्रभावित होते, मतलब उसके अंदर जीवन में बहुत तरह की चीजें होती, तो आप समझिए कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट को भी उन्होंने 8 बार एक्सटेंशन दिया। एक बात, अभी मेरी बात इसमें खत्म नहीं हुई है। नहीं, एक बात मैं कहना चाहता हूं। आज तेजस्वी जी ने, मैं तेजस्वी जी को भी कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं यहां पर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये नेता विपक्ष थे, इन्होंने विधानसभा के अंदर कहा कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही हैं इस पुल को बनाने में, और आज भी इन्होंने कहा कि मैं तो पहले से कह रहा था कि इसमें गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो मुझे पता है कि गड़बड़ी हो रही है, और इस सरकार के जो नई सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार, जिसमें नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की सरकार है, और तेजस्वी जी डिप्टी सीएम के साथ साथ पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, और डॉक्टर संजीव जो जदयू के स्थानीय विधायक हैं प्रवक्ता से, उन्होंने इस सवाल को जब विधानसभा में उठाया था, जब उन्होंने विधानसभा में ये सवाल उठाया, तब यही तेजस्वी जी ने कहा कि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है, जबकि ये बातें आ रही हैं कि ऑलरेडी रिपोर्ट 2-3 महीने में ही आ गई थी। तो जब ये नेता विपक्ष रहते, जब ये सवाल उठा रहे थे, तो जब उसी विभाग के मंत्री थे, तब इन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और आज जब ये कह रहे हैं कि अब ये नए सिरे से डीपीआर बनेगा, नए सिरे से सब कुछ बनेगा, तो मुझे और मेरी पार्टी को यह लगता है, राष्ट्रीय लोक जनता दल ये समझती है सीधे तौर पर कि हवा में ये सिर्फ पुल नहीं गिरा है, बल्कि लाखों लोगों का सपना हवा में धराशायी हो गया है। इस सपने का मर जाना बिहार के अंदर ये दिखाता है कि नीतीश कुमार जी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन हैं, वो नहीं चाहते हैं अब राजनीति करना, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे जबरदस्ती राजनीति अब करवा रहे हैं, और जो उनका भतीजा है वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये इनकी राजनीति का अवसान आए, ये कन्वेनर बन जाए और ये एक बड़ी राजनीति में चली जाए, बिहार के मुख्यमंत्री हो जाए, ना भी सीधे तौर पर बने तो नीतीश जी का चेहरा हो, एक्टिंग सीएम के तौर पर हम काम करें। और भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री है, आप देख ही रहे हैं, पिछले कई वर्षों से इनकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा इनकी कमाई है, और कोर्ट कचहरी का तो इनका रिश्ता बना हुआ है। पुल तो टूट गया, आरोप भी आप लोगों ने लगा दिया, जांच भी उस पर होने वाली है, देखते क्या होता है। एक बड़ी बात आपने कह दी कि रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है नीतीश कुमार, लगातार कुर्सी से जुड़े रहे हैं, 18 साल से कुर्सी छोड़ नहीं रहे किसी के लिए, विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं, नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर अब नजर है, और आप कह रहे हैं रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। देखिए 20 तारीख को एक बड़ा आयोजन भी किया हुआ है पटना में। जब मैं रिलक्टेंट पॉलिटिशियन मैं कह रहा हूँ तो मैं बहुत जिम्मेदारी से बात में कह रहा हूँ, और हमारी पार्टी ये समझती है कि बिहार को जिस तरह से इन्होंने एक ऐसी पहेली में इन्होंने उलझा दिया है कि हम मोदी जी के वरक्स खड़े होंगे, हम बिहार से आगे निकल करके देश को एक अलग तरह का सपना दिखाएंगे और सपना देंगे, उसका नुकसान बिहार को भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए, शराबबंदी को लेकर के इन्होंने एक कानून बनाया, पिछले 7-8 सालों के अंदर जो ये कानून का जो ये दौर रहा है उसके अंदर कितनी तरह की चीजें बदली हैं। जिस तरह से शराबबंदी से लोग मर रहे हैं, उसके बाद जब कल पुल गिरा, 1 साल पहले भी गिरा, फिर गिरा, उसके बाद इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब पीसी में जब पत्रकारों ने पूछा इनसे, तो इन्होंने कहा मैंने तो पहले ही कहा था, हमने तो ये कहा था, हमने वो कहा था। आप एक लीडर नहीं हैं, आप इस देश को चलाने वाले मुखिया हैं, सुशासन बाबू आप जाने जाते हैं, और उस सुशासन बाबू के दौर में अगर कोई पुल और आपके सबसे चहेते आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में चलने वाला विभाग
और आपके भतीजा जिसको आपने कहा कि ये हमारे बाद नेतृत्व करेगा महागठबंधन को, अगर इसके बावजूद एक पुल गिर जाता है और आप बहुत अनिच्छा से कोई बात कहते हैं कि हमने तो कहा था, ये तो अब तक बन जाना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि ये अब उनको रिलक्टेंट पॉलिटिशियन के तौर पर ही देखा जा सकता है। उनके अंदर कोई ऊर्जा नहीं बची है, वो थक गए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो थक गए हैं, सिर्फ ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष के रूप में मौजूदा डिप्टी सीएम कह चुके हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री थक गए हैं। भतीजा जी सिर्फ इसलिए उनको उस थके हुए पॉलिटिशियन को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि किसी तरह से इनको कन्वेनर बनवा दो, लेकिन वो सपना भी पूरा नहीं होगा। कांग्रेस इनको नेता नहीं मानने जा रही है, कई विपक्ष के लीडर इनको नेता नहीं मानने जा रहे हैं। और वजह यही है कि 12 तारीख की जो बैठक होने वाली थी, उन्होंने कहा मैंने तो कांग्रेस को बता दिया जी, अलग अलग लोग ये बात कह रहे हैं कि नहीं राहुल गांधी को आना चाहिए या सबको आना चाहिए, जब सभी पार्टी के मुखिया आ रहे हैं। आप समझिए, जब ये विपक्ष के नेता जब एक बैठक नहीं कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सरकार बना पाएंगे, इसकी तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। नहीं, बहुत बड़ी तैयारी नीतीश कुमार ने की थी। विपक्ष के बड़े बड़े चेहरों से मुलाकात उन्होंने किया है। एक उसका कास्केडिंग इफेक्ट हमने देखा कि और भी नेता आपस में मुलाकात कर रहे हैं। एक बड़ी चुनौती तो प्रस्तुत की जाएगी ना इंडिया के समक्ष। बिहार से निकल करके नीतीश कुमार जी आंध्रा जाएंगे जी, तमिलनाडु जाएंगे, केरल जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे। इन राज्यों में वो जा करके क्या बताएंगे कि मैं वही सीएम हूं जिसके राज्य में एक ही पुल 2 बार गिर जाता है और हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हम आईएएस को, जो हमारे बहुत खास आईएएस अधिकारी हैं, उस पर तमाम आरोप लगते हैं, फिर भी मैं उसको जांच से बरी रखता हूं। क्या ये मॉडल लेकर के पूरी दुनिया में जाएंगे? क्या दक्षिण के राज्य जो विकसित हैं, मैं उड़ीसा की बात कर रहा हूं, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, ये राज्य भी आपसे प्रति व्यक्ति आय से लेकर के दूसरी तमाम चीजों में वो आपसे आगे हैं। आप क्या मॉडल देंगे? इसीलिए तो कांग्रेस नहीं चाहती है कि इनके नेतृत्व में कोई बैठक हो। वो चाहती है कि जो पटना में प्रस्तावित बैठक है वो शिमला में हो जी। आप समझिए, नवीन पटनायक जी इनसे नहीं बात करना चाहते हैं। वो कुछ प्लॉट दे करके इनको संतुष्ट करना, भाई आप आ गए हमारे यहाँ तो कम से कम कुछ उपहार आपको हम एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपको हम दे दें, बस आप संतुष्ट होइए और आप जाइए। बिहार के तरक्की के लिए मैं एक घटना अभी देखिए, मुझे अचानक से याद आ गया। मुझे पिछले दिनों बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री आए थे, वो आए थे, उन्होंने क्या किया नहीं किया इससे मुझे ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन प्रेस ने जब माननीय तेजस्वी जी से पूछा था सवाल कि क्या आप जाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम बिहार की तरक्की को लेकर के इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम वहाँ जा सकें। ठीक है, आपकी मर्जी, आप नहीं गए, लेकिन वो इतने व्यस्त हैं कि उन्हीं के विभाग का एक पुल 1 साल पहले जब गिर जाता है तब वो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, और जब वो विभाग उन्हीं के पास आता है तो उनको ये फुर्सत नहीं होता है कि विधानसभा में जब डॉक्टर संजीव ये सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि पुल के अंदर जो पिलर्स बन रहे हैं उसके अंदर क्रैक्स आ रहे हैं। विधानसभा के ये पटल पर सवाल है, 24-25 मार्च का ये सवाल है। उन्होंने उसमें कहा कि वो प्रधान सचिव से भी मिले हैं, प्रत्यय अमृत जी से, और वो सारी बात उनको बताया है। और उस वक्त भी तेजस्वी जी ने जो बयान दिया कि मुझे ये नहीं मालूम है कि क्या रिपोर्ट IIT रुड़की ने दिया है और ये सब कुछ, तो आप समझिए कि ये 24 घंटे काम कर रहे हैं, इतने व्यस्त हैं। लेकिन इतने व्यस्त किस चीज में है? क्या माल बटोरने में या पुल बनाने में? और ये तो अच्छी बात है कि हवा के झोंके ने बिहार को बचा लिया। ये पुल पहले गिर गया, नहीं तो अगर ये किसी तरह से पुल बन जाता, उद्घाटन हो जाता, तो क्या पता इस बिहार के हजारों हजार लोगों को काल कवलित होना पड़ता। मुझे नहीं पता है कि ये क्या इसका असर होता। ये तो शुक्रिया मनाना चाहिए इस प्रकृति का कि नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी और जो IAS अधिकारियों का जो एक कॉकस है भ्रष्टाचार का, उसको सबके सामने उधार करके रख दिया है और उन्होंने दिखा दिया कि तुम जिसको केंद्र में भेजने की तैयारी को लेकर के देख रहे थे, वो देखो, ये उसकी सच्चाई है। आपकी पार्टी लगातार बिहार में अपना विस्तार कर रही है। जदयू से कई लोग आपकी पार्टी में लगातार जुड़ रहे हैं। बीच बीच में हम देखते हैं कि भाजपा के शीर्षक नेताओं से मुलाकात भी आपके नेताजी की होती है।
सीटों को लेकर भी कुछ बार बार बातें छड़कर आती हैं, क्या डिमांड्स है आपकी? बार बार मुलाकात हो रही है, क्या एनडीए में आप जा रहे हैं? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी किसी न किसी गठबंधन के साथ चुनाव में जाएगी जी। और चुनाव अभी लगभग मैं समझता हूँ 10 महीने तो निश्चित तौर पर है जी। तो आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर एक बेहतर गठबंधन की तरफ जाते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी बीजेपी से क्या बात हुई है, किन सीटों पर बात हुई है, क्या बात हुई है, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी है। क्या तैयारी अभी बहुत जल्दबाजी है। हम किसके साथ गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे, ये हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी ने अधिकृत किया है। समय आने पर वो एक संतुलित फैसला पार्टी के हित में, कार्यकर्ताओं के हित में, सीटों की डिमांड बिहार के हित में। नहीं देखिए, मैंने पहले भी आपसे सभी दल लगातार बोल रहे हैं। देखिए, मैं ये बात मैं बहुत सीधी बात मैं समझता हूँ कि जंगल राज से बिहार को निकालने की जरूरत है। ये चाचा भतीजे की जो जोड़ी है उससे निकालने की जरूरत है। इससे ज्यादा हमारा सपना नहीं है। हमारा सपना यह है कि जो 94 से 2005 के बीच का जो कार्यकर्ताओं का, जनता का जो संघर्ष एक जंगल राज वाली सरकार के खिलाफ रहा है, जो विरासत उस वक्त जो बनाया था कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने, उस विरासत को हम नमन करते हैं और उस विरासत को हम आगे ले जा करके बिहार को एक बेहतर बिहार बनाने का संकल्प है हमारा। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी, हमारे नेता जिस गठबंधन में जाएंगे, ये उस विरासत को बहुत बेहतरीन ढंग से आगे ले जाने का काम करेंगे। हम किस गठबंधन के साथ जाएंगे, कोई नया गठबंधन होगा, हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। जी, देखिए साफ तौर पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि एनडीए में लगातार जो सुगबुगाहट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा है। लगातार इनकी मुलाकात शीर्षस्थ नेताओं से भाजपा के हो रही है। कुछ बातें छनकर अंदर अंदर आती हैं, हालांकि कह रहे हैं कि इनके नेता तय करेंगे सारी चीज़ें। बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी, बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा हमने फिर की। उम्मीद है इस चर्चा में आपको अच्छा मजा आया होगा। उम्मीद है कमेंट बॉक्स में आकर आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।